डियर स्टूडेंट्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गया है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भारत की नई शिक्षा नीति पेश कर दी गई है। अभी का एजुकेशन पॉलिसी जो चल रहा है ये 34 साल पुराना है। आज के बाद से डॉक्टर के कस्तूरी रंगाराजन की अध्यक्षता में भारत की नई शिक्षा नीति का गठन किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के बाद से जो शिक्षा नीति पहले का है अब वो नहीं रहने वाला है। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगाराजन ने आप लोगों के लिए एक नया एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। इस शिक्षा नीति में क्या क्या मुख्य बदलाव किए गए हैं, किस लिए किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, हम इन सभी को जानेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि भाई एजुकेशन ये फुल ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट है, जिसमें कि आप अपने आप को सोसाइटी नहीं बल्कि पूरे इंडिया को डेवलप करने में हेल्प करेंगे एजुकेशन के माध्यम से। एजुकेशन के माध्यम से हम इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन और भी बहुत कुछ अपने इंडिया को प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगे एजुकेशन के माध्यम से। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हम दुनिया के साथ पैरेलली चल सकें। अपने एजुकेशन पॉलिसी को जितना अच्छा करेंगे बाहर के लोग हमारे एजुकेशन को देखेंगे, बाहर के लोग आएंगे और ज़्यादा इच्छुक होंगे पढ़ने के लिए कि भाई इंडिया का एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छा है, यहाँ से एजुकेशन लेना उनके लिए बहुत बेनिफिटेबल है। अभी तक का जो एजुकेशन पॉलिसी है ये काफ़ी पुराना है, इसमें बहुत आवश्यक था कि भाई चेंजेस आना चाहिए। तो अब ये चेंजेस आ गया है। अब सारे चेंजेस को देखेंगे कि किस तरीके से क्लास 10 में क्या होने वाला है, 12 में क्या होगा, 8 के लिए क्या किया गया है या 5 के लिए क्या किया गया है, या और भी हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो एक एक कर सबको समझते हैं। ओके, पहला है स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन मतलब क्या? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो आज की डेट में 3 साल होते ही बच्चा बोलने लगता है। 80 to 85% बच्चा क्या होने लगता है, अच्छे से बोलता है, समझता है चीज़ों को। तो यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशंस के बारे में बात की जा रही है, जिसमें कि क्या क्या है। तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो किस पॉलिसी पे बेस्ड होगा? तो वो पहला प्रिंसिपल क्या है आपका, फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब कि स्टूडेंट्स को आज़ादी होगी कि वो अपने लाइफ में कैसे डिसीजन लेना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी शिक्षा को आगे रखना चाहते हैं, किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। अपने टैलेंट के अनुसार वो फ्लेक्सिबल हैं। उन पे किसी तरीके का कुछ थोपा नहीं जा रहा है कि भाई आपको यही करना है, आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, आपको मेडिकल लाइन में जाना है। अब अपने इच्छा अनुसार आपको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं। नो हार्ड सेपरेशन, अब कोई खास तरह का सेपरेशन नहीं किया गया है। जैसे कि पहले क्या था कि भाई इकोनॉमिक्स के साथ आर्ट्स नहीं ले सकते थे, क्या आर्ट्स लिए तो आप साइंस नहीं ले सकते थे। तो मतलब इस तरीके का सेपरेशन था। अब इस तरीके का बंधन से आपको मुक्ति मिल गया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट्स इच्छा अनुसार लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। जो बंदा बीटेक कर रहा है वो क्या कर सकता है कि बीटेक के दौरान म्यूजिक नहीं कर सकता है, या उन्हें डांसिंग में शौक है तो वो डांसिंग नहीं कर सकते हैं इत्यादि। आगे देखेंगे कि क्या क्या इस तरीके का चेंजेस किया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्चुअल थिंकिंग, उनको हर एंगल से सोचना होगा, मल्टी लेवल पे आकर सोचना होगा, उन्हें हर टॉपिक पे वर्क करना होगा। मतलब रीजनल लैंग्वेज में जिन्हें इंटरेस्ट है साथ में बीटेक भी करना चाहते हैं, तो मतलब हर पहलू को टच करना है यहाँ पे आपको है। फिर लाइफ स्किल, आपके पास क्या स्किल है, अपने लाइफ से क्या क्या सीखे हैं। रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, लर्निंग के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, रेगुलर किस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
light but tight oversight and regulatory system to ensure integrity and transparency of the education. इसमें क्या किया जाएगा कि एजुकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट और काफ़ी ट्रांसपेरेंट बनाया गया है. और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है वो तो पहले ही बता दी क्या है आपका, फ्लेक्सिबल है, मल्टी फेसेटेड है, मल्टी लेवल है. मतलब ये सब जो शिक्षा का शुरुआत होगा आप 3 वर्ष के बाद से शुरू कर देंगे जब आप प्रारंभिक स्टेज में होंगे. प्ले बेस्ड, आपको इनिशियली प्ले के माध्यम से चीज़ों को समझना है, एक्टिविटी करके समझना है चीज़ों को. देखते हैं प्ले स्कूल चल रहा है, प्ले स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को एक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी, खेल के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाता है. डिस्कवरी बेस्ड होगा आपका एजुकेशन कि आप जो पढ़ रहे हैं वो डिस्कवरी बेस्ड होना चाहिए. लर्निंग अबाउट, जैसे कि आप बचपन में क्या सीख रहे हैं, अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, नंबर्स सीख रहे हैं, काउंटिंग सीख रहे हैं, कलर को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं. सिर्फ ये सब जितना भी होगा सब कुछ एक्टिविटी के माध्यम से करवाया जाएगा. आप लोगों को एक्टिविटी के माध्यम से या डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग करवाया जाएगा. शेप्स हो, इंडोर या आउटडोर प्ले हो, पजल्स हो, आपको लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए नया नए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताया जाएगा कि कैसे कोई भी बच्चा इनिशियल फेज में लॉजिकल थिंक कर पाता है. उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रिपेयर किया जाएगा कि बचपन से ही उनके पास हैबिट हो कि किस तरीके से एनालिटिकल वे में या अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. फिर क्या है, उन्हें ड्राइंग के लिए, मतलब बचपन से ही उन्हें ड्राइंग के लिए बताया जाएगा कि ड्राइंग कैसे होता है, नहीं होता है, ये सब चीज़, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब बचपन से ही करवाया जाएगा. उन्हें हर टाइप का एजुकेशन दिया जाएगा, म्यूजिक हो चाहे कुछ भी हो, ताकि बच्चा मल्टी टैलेंटेड बने और जिस फील्ड में उसे आगे जाकर रुचि है उस फील्ड में अपने कैरियर को देखे कि भाई हमें इस फील्ड में जाना है. अभी क्या होता था कि बच्चों को शुरू से ही दे दिया गया किताब को भी, मतलब रटाया विद्या अभी चल रहा था कि भाई दे दो, रट लो, काम हो गया. पहले, अभी ऐसा नहीं है कि हर कोई बच्चा, मतलब जिन्हें शौक है एक दो करते हैं, लेकिन अब के सिलेबस में सब कुछ प्रॉपर तरीके से इंक्लूड किया जाएगा. चाहे योगा हो, चाहे आपका ड्राइंग हो, म्यूजिक हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, ड्रामा हो, आर्ट क्राफ्ट हो, पपेट्री हो, जितने भी चीज़ हैं ये सब आपके एजुकेशंस में इंक्लूडेड मिलेंगे, ताकि बचपन से ही लोग अपने चॉइस को समझ सके कि उन्हें किस सेक्टर में वर्क करना है. ओके, मेजर रिफॉर्म्स स्कूल एजुकेशन. आखिर स्कूल एजुकेशन के लिए जो मेजर रिफॉर्म किया गया है उसके बारे में बताया गया है. सबसे पहले क्या कह रहा है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन. अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जाएगा. मतलब कि जो बच्चा बेसिक नॉलेज गेन किया है अपने 3 साल की उम्र के बाद से, ठीक है ना, 3 साल की उम्र के बाद से जो भी नॉलेज बच्चा गेन किया है उनका यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा कि आखिर वो बच्चा किस सेक्टर में अपने आप को अच्छे से ग्रो कर पाए हैं, या वो बच्चा को सारा ज्ञान दिया जाएगा, चाहे म्यूजिक हो, चाहे आर्ट्स क्राफ्ट हो, चाहे आपका मतलब ईच एंड एवरी टाइप का नॉलेज दिया जाएगा, उनका यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्या कहता है कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. तो उस बच्चों का लिटरेसी और न्यूमरेसी लेवल चेक किया जाएगा कि आखिर वो बच्चा कितने साक्षर हैं, वह न्यूमेरिकल में उनका कितना कमांड है. तो पहला स्टेज होगा कि हमारा कि हर बच्चे को न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल बेसिस पे उन्हें स्ट्रांग बनाया जाए, उनका मैथमेटिक्स या और भी जो भी कुरिकुलम दिया जाएगा उनके अनुसार वो बच्चा क्या हो, स्ट्रांग हो हर सेक्टर में. फिर तब डिसाइड किया जाएगा कि आखिर वो बच्चा अपने आप को किस लेवल पर लेकर जाते हैं. फिर डिसाइड होगा कि उनको किस सेक्टर में जाना है, यहाँ से उनका ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाएगा. ठीक है. आगे भी जाकर देखेंगे कि उनका खुद का रिव्यू होगा. अब अभी क्या होता है कि सिर्फ टीचर रिव्यू देते हैं, ओके, लेकिन आने वाले समय में, अब के समय में क्या होगा आज के बाद से कि भाई बच्चा अपना रिव्यू खुद भी देगा, उनके फ्रेंड्स भी रिव्यू देंगे, उनके टीचर्स भी देंगे और उनके पेरेंट्स भी देंगे. उनके आधार पे सारे कंक्लूजन को निकाल कर एक फाइनल कंक्लूजन निकाला जाएगा कि आखिर वो बच्चा अपने आप को किस लेवल पर लेकर जाता है. अब देखिए मेरा मेन मोटो क्या है, 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट को समझना, करिकुलर एंड पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर, इन्हें
आइडेंटिफाई करना है कि भाई आखिर जो 5+3+3+4 ये क्या है। बहुतों को प्रॉब्लम हो रही है इसे समझने में। तो चलिए अब हम बताते हैं कि 5+3+3+4 ये क्या है। देखिए, तो जनरली जो बच्चा होता है आज की डेट में वो 3 साल की उम्र में क्या करता है, पढ़ना शुरू कर देता है। ओके, और जो पहला 3 साल होता है वो नर्सरी, पहला जो 3 साल होता है, जो 3 साल होता है उसमें बच्चा क्या करता है, नर्सरी LK, इसमें क्या है, उसके बाद LKG UKG, पहला 3 साल ये हो गया। फिर जो 2 साल होता है वो ग्रेड 1 और 2, मतलब क्लास 1 और 2। तो देखिए जो पहला 5 दिया हुआ है वो पहला 5 का ये मतलब है आपका कि बच्चा क्या रहेगा, 3 साल की उम्र में लगभग वो नर्सरी में रहेगा, फिर LKG या 4 साल, मतलब एवरेज, ऑन एवरेज माना गया है। फिर वो 4 साल की उम्र में बच्चा नर्सरी में रह रहा है। तो जो 3 साल या 4 साल का बच्चा है वो पहला 3 साल क्या करेगा, नर्सरी LKG UKG, जो कि अभी भी था, लेकिन अब इसे क्या बोल दिया गया, एक साथ 5 में इंक्लूड कर दिया गया है कि मतलब 5 साल पहला बच्चा क्या करेगा, क्लास 2 आने में समय लेगा। ठीक है, जिसमें क्या है, नर्सरी LKG UKG ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। तो पहला 5 साल तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जनरली 3 से 8 साल की उम्र में, या और भी मतलब मान लीजिए, या जो बच्चा 4 साल से शुरू करता है तो उसका 9 साल, मतलब एवरेज इसी के अराउंड मूव करता है। तो ठीक है ना, पहला 5 साल इस तरीके का हो गया, नर्सरी LKG UKG ग्रेड 1 एंड 2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 साल कर रहा है, तो जो नेक्स्ट 3 साल होगा उसे क्या बोला गया है, तो यहाँ पर यही है आपका, ये प्री स्कूल है। ठीक है ना, ये 3 ईयर ऑफ प्री स्कूल, ये 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूल प्रोग्राम, 3 ईयर ऑफ प्री स्कूल प्रोग्राम है आपका, और ये ग्रेड 1 एंड 2 है। फिर देखिए अगला जो 3 दिया है, +3, इस +3 का देखिए मतलब क्या होता है कि इस 3 साल के दौरान उसके बोला गया है प्रिपरेटरी एजुकेशन, जो यहाँ पे दिया जाएगा उन्हें हर टाइप से प्रिपेयर किया जाएगा। तो इसे क्या नाम दिया गया है, प्रिपरेटरी एजुकेशन सिस्टम, जिसमें कि बंदा या बच्चा वो क्या करेगा, ग्रेड 3 टू, वो क्या करेगा, ग्रेड 3 से लेकर वो 5 तक यहाँ पर अध्ययन करेगा, ग्रेड 5 तक, मतलब 3, 4 और 5। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला 5 साल वो नर्सरी LKG UKG ग्रेड 1 ग्रेड 2, पहला 5 साल यहाँ पर। फिर दूसरा जो 3 साल है +3, वहाँ पे ये प्रिपरेटरी एजुकेशन गेन करेंगे, जिसमें कि ग्रेड 3 से लेकर 5 तक रखा गया है। उसके बाद है आता है मेरा मिडिल। ओके, उसके बाद जो +3 है वो क्या है हमारे लिए, मिडिल एजुकेशन। यहाँ से बच्चे क्या गेन करेंगे, मिडिल एजुकेशन गेन करेंगे, जो कि क्लास यानी ग्रेड कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, तो 6 to 8 होगा। ओके, 6, 7, 8, ये +3। तो देखिए 4 स्टेज में बांटा गया है, पहला 5 रहेगा, दूसरा 3 रहेगा जिसमें कि बच्चे 3 से लेकर 5 क्लास तक रहेंगे। उसके बाद फिर +3 कह रहा है, जिसमें कि मिडिल एजुकेशन बोला गया है, उन्हें ग्रेड 6 to 8 रखा गया है। उसके बाद देखिए क्या गया, उसके बाद हाई स्कूल आता है, मिडिल के बाद लास्ट है क्या, हाई स्कूल +4। ओके, ऊपर लिख रहे हैं, देखिए ये क्या है, +4 के लिए है, +4 के लिए हाई एजुकेशन, जिसमें क्या क्या शामिल रहेगा, ग्रेड 9 to 10। ओके, ग्रेड 9, 10 रहेगा, और ग्रेड 11, 12 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जो +4 लास्ट में दिया गया है, इसमें क्या है, ग्रेड 9, 10, 11, 12। फिर 10th क्लास के बाद एग्जिस्ट का ऑप्शन आएगा कि जैसे कोई बच्चा CBSE में है तो वो एग्जिस्ट करके अपने आप को बिहार बोर्ड, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड करना चाहता है तो वो यहाँ से जा सकते हैं आराम से। ओके, तो ग्रेड 9, 10 क्या हुआ उनके लिए, एग्जिस्ट का काम करेगा। मतलब पहले 10 तक एजुकेशन जैसे अभी चल रहा है कि भाई 10 तक जो बंदा चाहता है कि उन्हें 10 तक CBSE से पढ़ना है, उसके बाद बोर्ड को बदलना है, तो यहाँ से ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि आप क्लास 10 कर फिर बोर्ड्स बदल सकते हैं, स्टेट बोर्ड जाना है, चाहे और भी बोर्ड्स जाना है, जो बोर्ड्स है उस बोर्ड्स में जा सकते हैं। जिसमें कि +4 का मतलब हो गया 9 से 12 तक आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि 5+3+3+4 का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ से पहले क्या होता था कि स्पेशलाइजेशन हो गया। जैसे क्या होता था कि भाई जिन्हें जैसे 12+2 करना, 10+2, अभी का जो सिस्टम है हमारा वो 10+2 सिस्टम है। और इस 10+2 सिस्टम में क्या होता है
कि आप 10 तक तो जो अध्ययन करना था करवा दिया गया, एसएसटी है, इंग्लिश है, साइंस है, हिंदी है, ये सब मैथ्स है, ये पांचों सब्जेक्ट्स अध्ययन करवा दिया जाता है क्लास 10 में। लेकिन क्लास 10+2 में आने के बाद अब यहाँ से बंटवारा होता है सब्जेक्ट्स का कि अब वो बच्चा किस सेक्टर में जाना चाहता है, या वो बच्चा आर्ट्स सेक्टर में जाना चाहता है, या वो अपने आप को साइंस सेक्टर में रखना चाहते हैं। यहाँ से उनको लेना पड़ेगा, भाई पीसीएम लेते हैं तो इंजीनियरिंग, पीसीबी लेते हैं तो डॉक्टर, नीट, यानी ऐसा करके बंटवारा किया गया। तो मतलब जो बच्चा साइंस का वो आर्ट्स से नहीं दूरी बन जाता था, और जो बच्चा को आर्ट्स में पसंद है वो साइंस के अगर कोई सब्जेक्ट्स उन्हें अच्छे भी लगते हैं तो वो बच्चे साइंस के कोई अच्छे सब्जेक्ट, जैसे कोई बंदा है उन्हें आर्ट्स अच्छा लगता है वो आर्ट्स लेता है, लेकिन एक सब्जेक्ट उसका मैथ्स भी मजबूत है, वो चाहता है कि भाई मैथ्स को भी कंटिन्यू करे, लेकिन वो नहीं कर पाएगा अभी के एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन आने वाले जो एजुकेशन सिस्टम है जो आ चुका है, जो मेजर रिफॉर्म्स करा गया है इस एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ पे जिस बंदे को आर्ट्स में जाना है वो आर्ट्स में भी जाएंगे, और जिन्हें मैथ्स पसंद है या साइंस या केमिस्ट्री पसंद है वो केमिस्ट्री भी लेकर पढ़ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा क्या है, बीटेक कर रहा है, ओके इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है, ठीक है ना, उसे बीटेक के साथ साथ कुछ और भी पसंद है, तो वो यहाँ से उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ये ले सकते हैं। तो आपको हर ऑप्शन दिया गया है। या आप केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में अपने आर्ट्स सब्जेक्ट को नहीं रख सकते हैं, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी इसे नहीं रख सकते, तो लेकिन आपको यहाँ से अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन में तो आप यहाँ से अपने आप को वो सब्जेक्ट्स भी लेकर पढ़ सकते हैं। मतलब अब 10+2 में जो आर्ट्स, साइंस ये इस तरीके से बंटवारा था, ये कॉमर्स के स्टूडेंट, अब इस टाइप के बंटवारे को खत्म कर दिया गया है। आप अपने इच्छा अनुसार सब्जेक्ट्स को लेंगे जो जो दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे लगभग सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे, और हर यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम लाया जाएगा। ओके, और एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटीज वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन उसके पेडागोजिकल स्ट्रक्चर्स को बदल दिए जाएंगे। जो स्ट्रक्चर अभी चला आ रहा है वो स्ट्रक्चर अब क्या रहेगा, अब खत्म हो जाएगा। चलिए बिना देर किए और भी बातों को देख लेते हैं क्या क्या है। कुरिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल। देखिए अब हम लोग, वो जमाना गया जब हम लोग पुराना शिक्षा या इंग्लैंड का जो बनाया, ब्रिटिश का शिक्षा बनाया हुआ, या उसके बाद बहुत कम चेंजेस किए गए, वो जमाना अब गया। अब हमें पहले दुनिया के साथ अगर रन करना है पैरेलली, तो हमें नए स्किल पे ध्यान देना होगा, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना होगा। बच्चों को बचपन से ही, आप लोगों को पता होगा कि भाई अब से क्लास 6 में ही सबको जावा, C++ यानी कंप्यूटर शिक्षा क्लास 6 से ही दी जाएगी। मतलब उन्हें मतलब प्रोग्रामिंग क्लास 6 से ही कराया जाएगा, ताकि बच्चे अपने आप को मैथमेटिकल और प्लस टेक्निकल अपने आप को ग्रो कर सके, दोनों फॉर्म में। अगर जैसे सॉफ्टवेयर अभी क्या है कि जो ICSE की बोर्ड्स के बच्चे हैं उन्हें 8-9 में ही मिल जाता है पढ़ने को C++, जावा, कंप्यूटर लैंग्वेज, लेकिन अब से सारे पाठ्यक्रम में क्लास 6 से ही शामिल किया जाएगा आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, ताकि बच्चा अपने आप को उस तरीके का ढाल सके। क्योंकि समय बदल रहा है, बदलते हुए समय के साथ अगर हमें चलना है, बदलते हुए टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना है, तो हमें अपने एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लाने होंगे। ओके, तो वही कह रहा है यहाँ पर कि मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, उनके साइंटिफिक टेम्पर्स को डेवलप करना है। फिर देखिए क्या कह रहा है, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स। देखिए जस्ट अभी हम यही बात बताए थे कि अब कोई भी सेपरेशन जैसे सेपरेट हो जाता था आर्ट्स, साइंस, या बिटवीन कुरिकुलर एंड एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी, वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम्स, मतलब अब हर तरीके से बच्चे को ज्ञान दिया जाएगा। अभी क्या था कि जो बंदे मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा वर्क किया दिया जाता था कि भाई आप लोगों को अटेंड करना है कोई भी एक्टिविटी को या कोई भी प्रोग्राम को करना है। लेकिन अब क्लास 6 से ही जैसे कोई बच्चा को असाइनमेंट वर्क मिल जाएगा कि भाई कारपेंटर के यहाँ जाओ, वहाँ से 10 दिन का टाइम लो और आप सीखिए वहाँ पे जाके कि कारपेंटर कोई भी काम को कैसे कर रहा है, या कोई मैकेनिक्स है तो उन्हें 10 दिन का ये वर्क दिया जाएगा कि आप 10 दिन का समय लें और अपने आप को, हाँ, उन्हें इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। ओके, अब पहले क्या होता था कि इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप भेजा जा रहा था कि भाई इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उन्हें इंटर्नशिप के लिए भेजा गया 1 महीने के लिए, तो अब या मेडिकल में उन्हें इंटर्नशिप कराया जा रहा है। लेकिन अब से क्लास 6 से ही आपको इंटर्नशिप के लिए मौका मिलेगा कि आप जाइए कि भाई आप मैकेनिक्स के यहाँ जाइए, 10 दिन देखिए कि वो कैसे मोटर को बाइंडिंग करते हैं या कोई भी मोटर को कैसे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ अब आपको इंटर्नशिप के लिए क्लास 6 से ही भेजा जाएगा, और आपको मतलब कल्चरल से लेकर हर टाइप की नॉलेज को देने का प्रयास किया जाएगा। ओके, हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद क्या कहता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है
जो भी गिफ्टेड चाइल्ड है, मतलब गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब है कि देखिए 100 में से कोई एक दो बच्चा क्या होता है, काफ़ी टैलेंटेड होता है, बहुत टैलेंटेड, वो कहीं गॉड गिफ्टेड होता है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है वो। तो गवर्नमेंट का क्या है कि उन पे एक्स्ट्रा वर्क करना है, उस टाइप के बच्चे को निकालना है हमारे समाज से, जो दबे हैं, मतलब उनके पास नॉलेज है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, उनके पास बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो कुछ कर सकते हैं हमारे समाज के लिए, हमारे इंडिया के लिए, तो उन्हें अलग किया जाएगा और गवर्नमेंट उस पर पूरा फोकस करेगी कि उस बच्चे से अधिक उन्हें मतलब एक अच्छे रिसोर्स में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। फिर जेंडर इंक्लूजन फंड, ये खास तौर पे फीमेल्स के लिए या गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स को जो कम शिक्षा दिया जाता है, जैसे बिहार में गर्ल्स का लिटरेसी रेट काफ़ी बिलो है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, गर्ल्स पे ज़्यादा ध्यान देगी, उन्हें एक्स्ट्रा फंड देकर, एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड करके गर्ल्स को शिक्षा में, एजुकेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगी, ताकि गर्ल्स अधिक से अधिक एजुकेटेड हो सके, ठीक है ना। तो उन्हें इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाना है, तो हमें इंक्लूजन अलग से फंड इसके लिए देना पड़ेगा। तो ये फीमेल्स के लिए है। फिर यहाँ पर क्या है, तो KGB भी, तो ये आपका जो KGB है ये एक स्कूल है, ठीक है ना, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय। ओके, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में, कस्तूरबा गांधी वो क्या है, तो वो क्लास 8 तक ही है, या कुछ कस्तूरबा गांधी वो क्लास 10 तक भी है। ओके, तो इस कस्तूरबा गांधी को अपग्रेड कहाँ तक किया जाएगा, क्लास 12 तक अपग्रेड किया जाएगा। ओके, फिर रिडक्शन इन क्यूरिकुलम टू कोर कंसेप्ट। अब देखिए कुरिकुलम को, मतलब जो पाठ्यक्रम है हमारा, ऐसा नहीं कि भाई पहले रटा रटाया विद्या चल रहा था, अब रटा रटाया विद्या खत्म होने वाला है। अब ज़्यादा फोकस दिया जाएगा कि करेंट दैनिक जीवन में क्या हो रहा है, उसे करेंट, मतलब जो भी करेंट घटनाएं घट रही है उसे एजुकेशन से हमेशा जोड़कर देखा जाएगा, इस तरीके का। ऐसा नहीं कि भाई बुक रट लिए, एग्जाम जाके दे दिए, भाई रैंक 1 आ गया। अब इस सभी चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाया जा रहा है। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, मतलब वोकेशनल इंटीग्रेशन जो हम बताएं कि भाई जो इंटर्नशिप वगैरह के लिए है वो क्लास 6 से ही भेजा जाएगा। आप लोगों को क्लास 6 से ही कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा, टेक्निकल नॉलेज दिया जाएगा, ताकि आप कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे और इंटर्नशिप करेंगे तो अपने आप को और भी अच्छे तरीके से निखार पाएंगे। अभी 6 में क्या होता है कि आराम से बच्चा सिंपल, मतलब बस रटा रटाया जो बुक्स में उसी को पढ़ना पड़ता है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मतलब दिखाया जाएगा कि कैसे हमारा समाज चल रहा है, मतलब एकदम करंट से जोड़कर सब कुछ है। ओके, ओवरऑल करने का मेरा यही मतलब है। देखिए और भी मेजर रिफॉर्म्स किया गया है स्कूल एजुकेशन में। तो न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ECE स्कूल टीचर्स, अब ये टीचर्स के लिए है। ओके, कि भाई टीचर्स को स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना होगा, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना होगा, उनके एजुकेशन के साथ इंटरेक्ट करना होगा। ओके, फिर कहता है कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन विल लो स्टेक्स। अब जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन को है उसे थोड़ा सा लो स्टेक बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन। अब ऐसा नहीं कि भाई रटा रटाया क्वेश्चन दे दिया NCERT से उठाकर और आप रट के जाइए और बना के आइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, अब ये आपके नॉलेज एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा, मतलब करेंट के साथ जोड़ कर देखा जाएगा कि आप किस लेवल के हैं, आप अपने आप को कहाँ तक सोच पाते हैं, उस एजुकेशन का एप्लीकेशन कराया जाएगा आप लोगों से। ओके, अब रटा रटाया विद्या नहीं चलेगा। फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एट लीस्ट ग्रेड 5, प्रीफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड इन द होम लैंग्वेज। अब देखिए, अब आप लोगों को क्लास 8 तक होम लैंग्वेज में ही मतलब शिक्षा दिया जाएगा कि आप जिस लैंग्वेज में हैं आप उसी लैंग्वेज में अपने एजुकेशंस को ग्रहण कीजिए। फिर 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब 360 हॉलिस्टिक का मतलब क्या हुआ कि मतलब उस प्रोग्रेस जो कार्ड बनता था उस पर टीचर रहते थे, टीचर ही अपना रिमार्क देते थे और उस पर मार्क्स लिखा हुआ रहता था, यही 3 चीज़ लिखा हुआ रहता था। लेकिन 360 का यहाँ मतलब है कि अब जो रिपोर्ट कार्ड बन के आएगा उस पर स्टूडेंट भी अपना रिमार्क देगा, टीचर भी देगा, उसके बाद उनके फ्रेंड्स भी देंगे और उनके पेरेंट्स भी देंगे, तो सब मिलकर रिमार्क्स देंगे, तब जाकर डिसाइड होगा उनके प्रोग्रेस कार्ड पे कि भाई वो बच्चा आखिर किस लेवल का है। फिर ट्रैकिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। फिर नेशनल असेसमेंट सेंटर, तो मतलब इतने सारे चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अनुसार, ठीक है ना। ये मतलब बुनियादी शिक्षा के लिए है। जैसे देखिए नेशनल असेसमेंट सेंटर परख है, तो ये परख एक्चुअली बना है वो परफॉर्मेंस रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में विचार करेगा। तो इसके लिए एक नेशनल असेसमेंट सेंटर का निर्माण किया गया है।
फिर एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी, इसका काम क्या है कि जितने भी जैसे 10+2 कर लेने के बाद बच्चे जो नीट में जाना चाहते हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करेगा, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा एनटीए के द्वारा, ताकि वो क्या हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकें। पहले क्या होता था कि भाई AIEEE का अलग फॉर्म आ रहा है, IIT का अलग फॉर्म आ रहा है, स्टेट इंजीनियरिंग का फॉर्म अलग आ रहा है, तो बच्चा परेशान है फॉर्म भरते ही कि भाई दुनिया भर का फॉर्म ही भरते रहो, ठीक है ना। लेकिन एनटीए क्या कर रहा है कि सारे एग्जाम्स को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लेकर आ रहा है, ठीक है ना, कि भाई एक रैंक होगा, एक रैंक के थ्रू आपको जो इंस्टीट्यूशन चाहिए उस इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन होगा। ओके, उसके बाद क्या क्या कहा गया है, नेशनल प्रोफेशन स्टैंडर्ड्स फॉर द टीचर्स, ये आपको टीचर्स के लिए लाया जाएगा। फिर बुक प्रमोशन पॉलिसीज एंड डिजिटल लाइब्रेरी पे बढ़ावा दिया जाएगा। फिर ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर फॉर पब्लिक ओवरसाइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी, और सेल्फ डिस्क्लोजर फॉर पब्लिक और मतलब इसके लिए ट्रांसपेरेंसी आएगी। ओके, बाकी देख लीजिए। फिर मेजर रिफॉर्म्स और क्या किए गए हायर एजुकेशन के लिए, तो जो देखिए 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो करना है 2035 तक, ये हमारा लक्ष्य है कि भाई कम से कम 50% ग्रॉस इनरोलमेंट को अचीव कर लेना है। फिर हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशंस, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स रहेंगे। आप जैसा कि हम बता चुके हैं कि आप जो सब्जेक्ट्स लेना चाहें वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। देखिए फिर कहता है कि ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। तो उसी में देखिए ये पहले बताते हैं कि मल्टीपल एंट्री का मतलब क्या हो रहा है। तो मल्टीपल एंट्री का मतलब क्या है कि आपको जैसे देखिए अगर कोई बच्चा बीटेक कर रहा है या बीएससी कर रहा है, मान लेते हैं कि वो बीएससी कर रहा है, ओके, तो बीएससी जो कर रहा है अगर वो चाहता है कि फर्स्ट ईयर किया, ठीक है ना, सेकेंड ईयर किया, अब तो भाई 1 साल और ही है, 3 साल का कोर्स है, क्योंकि यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 या 4 सालों का होता है। तो जो तीसरे साल का जो है वो क्या करे, वो तीसरा साल बाय द चांस किसी कारणवश नहीं कर पाया, या आर्थिक तंगी आ गई या कुछ भी और भी कारण रहा होगा, वो तीसरे साल को अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो उसके पास ऑप्शन होगा कि भाई मतलब फर्स्ट ईयर पे उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई आप फर्स्ट ईयर कर लिए हो, सेकेंड ईयर पे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई आप सेकेंड ईयर कर लिए हो, उसके बाद थर्ड ईयर बाय द चांस वो नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं है कि वो थर्ड ईयर नहीं कर सकता, उसके बाद वो 2 साल के बाद गैपिंग लेकर वो थर्ड ईयर कर सकता है जहां से अपने पढ़ाई को स्टॉप किया था। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ अकाउंट्स क्रेडिट्स। इसका देखिए मतलब क्या हुआ कि जैसे आप बैंक में पैसा रख दिए कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपया है, आप 5 लाख रुपए रख दिए, ऐसा नहीं कि भाई आप जब 2 साल के बाद निकालेंगे वो पैसा तो घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्रेडिट्स आपका 5 लाख कल भी था और 6 साल बाद भी वो 5 लाख ही रहेगा या उससे ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब मिनिमम आपको वो रहेगा। ओके, तो जैसे यूजी प्रोग्राम में आप जब मतलब एग्जिस्ट कर के आ भी सकते हैं, ठीक है ना, एंट्री भी ले सकते हैं और एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। या जो बंदा बीटेक है, जैसे बीटेक के लिए क्या है कि अब जैसे डिप्लोमा होता था, भाई पहले डिप्लोमा करो फिर बीटेक करो, तो आपको जैसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर अगर बच्चा बीटेक में कर लिया तो उसको पहले ही डिप्लोमा होल्डर का डिग्री प्रोवाइड हो जाएगा। फिर 3 और साल के बाद आपको अगर ये आप यहाँ पे प्रोग्राम मतलब एग्जिस्ट कर दिए हैं किसी कारणवश और फिर बाद में ज्वाइन करते हैं, तो आप 3 साल के बाद से आकर क्या कर सकते हैं, तो 3 साल के बाद से आप मतलब सेकेंड ईयर के बाद से आप आकर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बीटेक प्रोग्राम को कंप्लीट करने का आपके पास ऑप्शन होगा। ये नहीं कि भाई आप 2 साल किए फिर आपको सदा के लिए निकाल दिया जाएगा इंस्टीट्यूशन से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। फिर इंटीग्रेटेड आएगा, 5 इयर्स का बैचलर या मास्टर प्रोग्राम होगा। फिर एमफिल को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, अब एमफिल आपका नहीं रहेगा। फिर क्रेडिट ट्रांसफर, ये तो समझ में आ ही गया होगा। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंटेंसिव टीचिंग, इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। अब कॉलेजेस को भाई मतलब अधिकार होगा कि वो आप लोगों को उस डिग्री के अनुसार आप जिसके लिए एबल हैं वो डिग्री प्रोवाइड करेगी। फिर क्या कह रहा है कि मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, फिर एक मेडू का गठन किया गया है जो कि इन सभी जो बंदा अलग अलग चीज़ों में मतलब अलग अलग चीज़ों में रुचि रखता है वो क्या कर सकता है, मतलब अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना वर्क कर सकता है। तो इसके लिए MERU का गठन किया गया है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो मेजर रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम में किया गया है समझ में आया होगा। आप लोगों से विनती है कि भाई आप लोग हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।
Okay, thank you.